डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ा रहे होंगे। बीपीएससी प्री की तैयारी में आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को मॉडर्न हिस्ट्री में छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और वो टॉपिक है असहयोग आंदोलन। आज़ादी से पूर्व की घटनाओं में एक बहुत बड़ा आंदोलन है और एक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। जो भी आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ता है उसकी समय लंबी होती है, क्योंकि उससे किसी को सामने से तुरंत नुकसान नहीं पहुंचता है तो उसे दमन करने की तुरंत कोशिश भी नहीं की जाती है। असहयोग आंदोलन जो 2 साल तक लगातार चला, संपूर्ण भारत के लगभग पूरे क्षेत्र में चला। आज हम इसी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। मैंने आपके लिए जो आज डिस्कशन रखा है, टॉपिक पर चर्चा रखा है, वो बिल्कुल इस फॉर्मेट में रखा है कि आप यदि चाहें तो हमारे साथ साथ चलते हुए एक नोट्स तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पर कुछ बिंदु बना रखे हैं इस आंदोलन से संबंधित। इस आंदोलन को हम लोग निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। और वो बिंदु कौन से हैं आप यहाँ देखिए। किसी भी आंदोलन के लिए सबसे पहले जो होता है वो होता है उस आंदोलन का कारण, क्योंकि कोई भी आंदोलन तभी होती है जब उसके पीछे बैकग्राउंड में कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई आंदोलन तो होता नहीं है। बिना कारण के कोई व्यक्ति उठे और कहीं जाकर धरना देने लगे, ऐसा तो होता नहीं है। पहले उसके लिए कॉज होती है, तभी वो काम किया जाता है। तो सबसे पहले आंदोलन का कारण, उसके बाद आंदोलन करने का प्रस्ताव। क्या आंदोलन किया जाएगा, ये प्रस्ताव इस आंदोलन में हमको 2 बार देखने के लिए मिलता है। एक बार कलकत्ता के अधिवेशन में और एक बार नागपुर के अधिवेशन में। तो प्रस्ताव है, हम दोनों को विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी आंदोलन को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो तीसरे बिंदु में हम उद्देश्य को देखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, इसको करने का उद्देश्य क्या था। और फिर आंदोलन का विस्तार, कि आंदोलन का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, किन किन क्षेत्र में इस आंदोलन को किया गया, कहाँ कहाँ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद आंदोलन का नकारात्मक और रचनात्मक 2 बिंदु पे चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन में नकारात्मक पहलू कौन से अपनाए गए थे और रचनात्मक पहलू कौन से अपनाए गए थे। उसके बाद जब कोई आंदोलन होता है तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति आपके आंदोलन को समर्थन दे। तो कुछ लोग इसके विरोध में भी होते हैं। तो हम देखेंगे कि इस आंदोलन के विरोधी कौन कौन थे और उनका विरोध किन बिंदुओं को लेकर था। उसके बाद इस आंदोलन का लक्ष्य क्या रखा गया था, कौन से बिंदु को कहा गया था कि इससे इस पर हमको विरोध दर्ज करना है, हमको ये प्राप्त करना है। और फिर आंदोलन की समाप्ति के बाद सफलता क्या मिली, आंदोलन क्यों रोकना पड़ा, तो उसका कांड था चौरी चौरा कांड। तो हम इस कांड को देखेंगे, आंदोलन वापसी की प्रक्रिया को देखेंगे और चौरी चौरा कांड की पूरी जिम्मेवारी गांधी जी को देते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, यरवदा जेल में। तो हम देखेंगे कि गांधी जी की गिरफ्तारी किस तरह हुई और कब हुई। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम अपने असहयोग आंदोलन को आज पूरा करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है कारण। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करने चलते हैं असहयोग आंदोलन के कारण पर। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो हुआ उसका कारण क्या था, तो 1920 से पहले की घटना को देखते हैं। तो 1920 से पहले कुछ घटना सिलसिलेवार ढंग से घट रही थी, जैसे रॉलेट एक्ट का पास होना, जिसे काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह का होना, रॉलेट एक्ट के विरोध में जमा लोगों पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा गोली चलाया जाना, जिसमें निहत्थे
बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सबकी मृत्यु हो जाना, ये सारी घटनाएं एक के बाद एक क्रमिक ढंग से आगे चल रही थी। इसी दौरान तुर्की से शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट भारत पहुंच गया था। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में भारत में भी खिलाफत मूवमेंट आ गया था, जिसे गांधी जी का सहयोग मिल चुका था। इससे पहले होम रूल आंदोलन चल रहा था। तो ये सारी चीजें एक साथ एक क्रम में घूम रही थी। होम रूल आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग कांड, उसके बाद जो अगला कदम इन सब चीजों के बाद था वो था हमारा असहयोग आंदोलन। तो पृष्ठभूमि से जब आप आगे आइएगा तो कारण के तौर पे सबसे पहले हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। लोग इस घटना से आहत थे, लोग न्याय चाहते थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाए, इस हत्याकांड के लिए सही निर्णय लिया जाए। तो फर्स्ट रीजन जो हमको दिखाई देता है वो दिखाई देता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का। उसके बाद मैंने अभी बताया कि तुर्की के खलीफा जिनके खिलाफत को अस्वीकार कर दिया गया था, तो तुर्की से जो ये एक आंदोलन शुरू हुआ था खिलाफत मूवमेंट, वो अली बंधुओं के नेतृत्व में भारत पहुंचा और भारत में भी ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था, क्योंकि तुर्की के खलीफा को पूरे एशिया जगत के लोग जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे वो अपना खलीफा मानते थे, और इसलिए ये मूवमेंट अब भारत में भी चल रहा था और गांधी जी ने इस मूवमेंट को अपना सहयोग दे दिया था। उसके बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह जो चलाया था, रॉलेट एक्ट के बाद ये असफल हो गया था, तो लोग इससे भी थोड़े असंतोष में थे और फिर एक नया मूवमेंट चाहते थे। दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में, जिसके कारण दो बिंदु थी। एक तो चीजों के मूल्य बढ़ गई थी, यानी महंगाई, लोग इससे परेशान थे, और दूसरी चीज जो थी वो था इनके ऊपर युद्ध का जो हर्जाने के रूप में ऋण डाल दिया गया था, भारत पर भी डाला गया था। तो इस ऋण की वजह कर लोग परेशान थे, जो कर्ज उन पर चढ़ गया था। और होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट के नेतृत्व में चल रहा था वो असफल हो गया था। तो इन सारे कारणों की वजह कर एक नए मूवमेंट को लोगों का सपोर्ट मिला, एक नए मूवमेंट की बात आई और वो मूवमेंट था असहयोग आंदोलन। तो ये तो बात हुई कारण की कि कौन कौन सा प्रमुख कारण है जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह का असफल होना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई का बढ़ जाना और होम रूल आंदोलन का असफलता, इन सारी चीजों ने डिमांड कर दी कि अब हमको एक नया आंदोलन चाहिए, और वो आंदोलन बना असहयोग आंदोलन। अब बात आती है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कैसे आया। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा 28 जुलाई 1920 को महात्मा गांधी ने कर दी कि हम 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन करने जा रहे हैं। घोषणा तो कर दी, मतलब अगर हम घोषणा के आधार पर देखें तो 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन शुरू, लेकिन ये गांधी जी की घोषणा थी, इस पर कांग्रेस के बीच समर्थन नहीं बना था, कांग्रेस ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की थी। तो कांग्रेस, जिसका अधिवेशन साल में एक बार होता था, जिसे हम वार्षिक अधिवेशन कहते हैं, इसको बीच में एक विशेष परिस्थिति में बुलाया गया, यानी कि एक विशेष अधिवेशन किया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है प्रस्ताव। तो इस आंदोलन का प्रस्ताव 2 बार पेश किया गया। कांग्रेस ने एक बार एक विशेष अधिवेशन बुलाई और एक बार वार्षिक अधिवेशन में। तो ये विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाई गई थी, स्थान था कलकत्ता, सितंबर 1920 में। कब बुलाई गई? सितंबर 1920 में। और इस अधिवेशन को, जो विशेष अधिवेशन था, इसका स्थान था कलकत्ता और ये अधिवेशन सितंबर 1920 में हुई। ये विशेष तौर पर बुला ली गई थी, ये वार्षिक अधिवेशन नहीं थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय, जिनको हम गरम दल में जानते हैं, तो लाला लाजपत राय इसके अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी जी ने प्रस्तावक के तौर पर इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, प्रस्तावक बने। लेकिन इस अधिवेशन में गांधी जी का विरोध, असहयोग आंदोलन का विरोध भारत के कई बड़े नेताओं ने किया, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, जिन्ना, ये सब शामिल थे, जिन्होंने विरोध किया कि नहीं, ये आंदोलन सफल नहीं होगा। इस आंदोलन में कुछ बिंदु है जिस पर हमारा विरोध है। बाद में इनमें से अधिकतर नेताओं को गांधी जी ने अपने पक्ष में कर लिया, कन्विंस कर लिया, मना लिया, लेकिन कुछ अभी भी इससे अलग रह गए। गांधी जी ने तो 1 अगस्त 1920 से घोषणा कर दी थी कि आंदोलन शुरू है। अगस्त के बाद ये सितंबर था। इसके बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, जो हमेशा दिसंबर में होता था, वो आयोजित हुआ। या मैंने लिख रखा है, वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में हुआ नागपुर में। ये अधिवेशन नागपुर में हुआ। ये प्रायोजित जो साल में होता था, ये वो अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे विजय राघवाचार्य। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे विजय राघवाचार्य। यहाँ विरोधी में से ही एक चित्तरंजन दास, CR दास के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो जब उनको गांधी जी ने मना लिया तो वो इस आंदोलन के प्रस्तावक बने। यानी कि जो सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में विरोधी थे, वो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक बनकर प्रस्ताव रखते हैं और घोषणा होती है, पुष्टि होती है कि ये पुष्टि की जाती है कि कांग्रेस इस आंदोलन को अपना समर्थन देगा और यह आंदोलन प्रारंभ होता है। अब हम लोग यहाँ तक देख लिया, प्रस्ताव देख लिया हमने। हमको देखना है उद्देश्य, कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। लेकिन उससे पहले जिन बिंदु को हम देखेंगे वो बिंदु है कि ये जो विशेष अधिवेशन के बाद वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने कौन कौन से निर्णय लिए थे और कांग्रेस का वो जो निर्णय था जो इस अधिवेशन से संबंधित था वो कौन कौन सा था। तो आइए उनको हम देख लेते हैं। इसको यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ से हम मिटाते हैं। बताया कि वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने कुछ निम्न बिंदुओं पर जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, चेंजिंग किया था, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए थे, सबसे पहला याद रखना है आपको कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा नेता था क्रांति का जिसने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन तो दिया लेकिन वो भाग नहीं ले पाया। तो याद रखिएगा वो थे तिलक। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त को हो गई थी, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के लिए अपना समर्थन दे दिया था। तो तिलक की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, घोषणा की इस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, और 1 करोड़ का चंदा मिला। 1 करोड़ का चंदा फंड को मिला। कहाँ? तिलक स्वराज फंड की स्थापना। दूसरा बिंदु जो इस विशेष अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन का था, वो था कि इस अधिवेशन में आंदोलन की पुष्टि कर दी गई थी कि ये आंदोलन शुरू किया जा रहा है। तीसरा था कि अब कांग्रेस में एक सदस्यता शुल्क कर दी गई थी 25 पैसा, यानी कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए आपको 25 पैसा सदस्यता शुल्क वार्षिक देनी थी। तो ये हो गया तीसरा बिंदु कि कांग्रेस में सदस्यता शुल्क 25 पैसा हो गया वार्षिक। अगला बिंदु था कि अभी तक कांग्रेस का कामकाज अंग्रेजी में होता था, तो यहाँ ये कह दिया गया कि अब हिंदी या अन्य भाषा, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें भी कांग्रेस का कार्य हो सकता है, जो हमको 1921 के अधिवेशन में देखने के लिए मिलता है कि वहाँ उर्दू में भी स्पीच दिए गए थे। तो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा को मान्यता। उसके बाद कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए। कांग्रेस का जो अपना नियमावली था, कानून था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें परिवर्तन हुआ। कांग्रेस जिसकी बैठक साल में 1 बार होती थी, जिसके लिए
कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो साल में एक बार मेंढक के लिए की तरह टटराती है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लिए कहा था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साल में एक बार मेंढक की तरह टटराने वाली संस्था कांग्रेस को किसने कहा था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। एक और इसमें कमेंट है कि कांग्रेस को किसने कहा था कि ये पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग का एक वार्षिक मेला है। पढ़े लिखे शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कांग्रेस को किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ये दो कथन ध्यान में रखिएगा कि कांग्रेस को पढ़े लिखे भारतीयों का वार्षिक मेला लाला लाजपत राय और मेढक की तरह टटराने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो अब ये फैसला किया गया कि कांग्रेस का एक कार्य समिति का गठन होगा जिसमें 15 सदस्य होंगे और ये सदस्य तय करेंगे कि अगर कोई ऐसी विशेष बात होती है तो बीच में भी कांग्रेस की बैठक बुलाई जाएगी, केवल साल भर में एक बार नहीं होगी। तो ये प्रमुख बिंदु था जो इस कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में रखे गए थे सामने। अब उद्देश्य कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख 3 उद्देश्य था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में न्याय हो, स्वराज प्राप्ति का प्रयास, यानी कि भारत में ठीक है ब्रिटिश सत्ता रहे तो रहे, लेकिन हमें हमारा अपना शासन दिया जाए। हम ब्रिटिश सर्वोपरि आप रहिए, लेकिन हम शासन अपना चलाएंगे, स्वराज का। और तीसरा था कि जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उसको सम्मानपूर्ण रूप से न्याय दिया जाए, उस पर कार्य किया जाए। तो ये तीनों इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अगर आंदोलन विस्तार की बात करें तो ये संपूर्ण भारत में चल रहा था, यानी कि इसका क्षेत्र समूचा भारत था। तो आइए अब हम लोग आगे इसके आगे चलते हैं और देखते हैं इसके नकारात्मक और रचनात्मक रूप को, किस किस ने विरोध किया, लक्ष्य को, इन सबको देखते हैं। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। इस आंदोलन के जो 2 पहलू थे, यानी कि आंदोलन को 2 तरह से किया जा रहा था। एक आंदोलन में नकारात्मक जो चीज़ नेगेटिव थी, और दूसरा जिसको समाज के उन लोगों को करने के लिए कहा गया था जो कि समाज में अलग अलग हिस्से में शामिल थे और वो अपने क्रियाओं द्वारा, कामों द्वारा उस आंदोलन में सहभागिता दे रहे थे कि ठीक है आप लाठी नहीं चला सकते हैं तो आप बस विदेशी कपड़ा मत खरीदिए, काम हो जाएगा। तो मैंने इनको 2 अलग अलग बिंदुओं में छाट दिया है ताकि आप इजली नोट्स बना सकें। तो नकारात्मक में वो था जिसमें था सरकारी नौकरी, पद, उपाधि, शिक्षा, सेवा, न्यायालय, यानी कि मेरा कोई केस होगा तो मैं आपके कोर्ट में नहीं आऊँगा, मैं अपना लोक अदालत अपने पंचायत में बैठा के ही अपने केस का निपटारा करवा लूँगा। विदेशी वस्तु, वकालत, पदक, इन सब चीज़ों का बहिष्कार था। कोई सरकारी पदक नहीं लेंगे, कोई तमगा नहीं, कोई उपाधि नहीं लेंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, सरकारी संस्थानों में शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, सरकारी न्यायालय में जाकर के हम अपने लिए न्याय नहीं मांगेंगे। विदेशी वस्तु केवल अंग्रेजी वस्तु नहीं, किसी भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ वर्ड ब्रिटिश वस्तु नहीं था, यहाँ वर्ड था विदेशी वस्तु। और सरकारी न्यायालय जो होता था इसमें हम वकालत नहीं करेंगे और इन सब चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। ये इस आंदोलन का नकारात्मक पहलू था। रचनात्मक पहलू में देखिए तो यहाँ बल दिया गया था किस पर? कौमी एकता, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है। मद्य निषेध, नशा शराब बंदी करनी है, लोगों को बताना है कि आप शराब का प्रयोग ना करें, किसी प्रकार का नशा ना करें। अस्पृश्यता, छुआछूत को मिटाना था। स्वावलंबन, यानी कि उनको आत्मनिर्भर बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आत्मनिर्भरता देना। खादी, जिसके में खादी ग्राम उद्योग था, कुटीर उद्योग था, महिला सशक्तिकरण था, ये सब स्वावलंबन के अंतर्गत आ रहे थे। उसके बाद ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो पूर्णतः भारतीय हो, अंग्रेजी शिक्षा से अलग हो। उसके बाद पशुधन यानी पशुपालन की क्रिया को वृद्धि की गई थी। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, कुष्ठ रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके साथ छुआछूत नहीं, उनको समाज में देखभाल करना, ठीक करना। आर्थिक असमानता यानी कि अमीरी गरीबी का फर्क मिटाना
और राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास, ये सब चीजें दी गई थी जिनको आप समाज में रहकर अपने तरफ से करके असहयोग आंदोलन में सहयोग दे सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन में दो तरह के कार्य तय किए गए थे, एक था डायरेक्ट एक्शन में, एक था इनडायरेक्ट एक्शन में, लेकिन काम दोनों ही असहयोग अंग्रेजों से जिताने के लिए किए जा रहे थे। तो ये दो पहलू थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस आंदोलन के लिए गांधी जी का विरोध हो रहा था। गांधी जी का विरोध किनके द्वारा प्रमुखता से किया गया, अब देख लीजिए। सबसे पहले प्रमुख थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से गांधी जी की कभी नहीं बनी। जब होम रूल आंदोलन के समय गांधी जी की बातें आई, उस समय एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा तक कह दिया। गांधी जी को कहा एनी बेसेंट ने कि अभी राजनीतिक बच्चा है। एनी बेसेंट का मानना था कि असहयोग आंदोलन गैर संवैधानिक ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए इसका विरोध किया था। और विरोध करते हुए उन्होंने कोटेशन यूज किया था कि मैंने किसी ईसाई धर्म के पुस्तक में पढ़ा है कि कभी कभी शैतान भी देवता के रूप में आ जाता है लोग उसे पूजने, यानी उन्होंने गांधी जी की तुलना शैतान से कर दी थी। इसी बात पर एनी बेसेंट ने त्याग पत्र दे दिया होम रूल आंदोलन से, क्योंकि होम रूल लीग से गांधी जी भी जुड़े थे। और जब एनी बेसेंट ने होम रूल लीग से त्याग पत्र दिया तो अब होम रूल लीग के अध्यक्ष बन बैठे गांधी जी। गांधी जी के अध्यक्ष बनते ही होम रूल लीग से अलग हो गए जिन्ना, क्योंकि जिन्ना जो थे वो गांधी जी का खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन दोनों को साथ लाना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि खिलाफत मूवमेंट धार्मिक है और असहयोग आंदोलन राजनीतिक है, तो ये दोनों साथ आना नहीं चाहिए। तो दूसरे विरोधी थे जिन्ना, क्योंकि जिन्ना को इस बात के लिए प्रॉब्लम था कि खिलाफत और असहयोग ये दोनों एक साथ क्यों चल रहा, इससे जिन्ना को आपत्ति थी। तीसरे विरोधी के रूप में थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो चुनाव की बात आई थी, तो क्योंकि असहयोग आंदोलन में उस चुनाव का बहिष्कार किया गया था और ये तीनों चुनाव के पक्ष में थे। इनको लगता था कि हम चुनाव लड़ेंगे, विधान परिषद में जाएंगे और फिर वहां अपनी मांग रखकर असहयोग दर्ज कराएंगे। तो ये तीनों चुनाव के बहिष्कार का विरोध होने के कारण असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे। अगले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका विरोध था कि विदेशी वस्त्रों को नहीं जलाया जाए। ये विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को बिल्कुल निष्ठुर बर्बादी बता रहे थे, अविवेकपूर्ण कार्य बता रहे थे। तो अगर क्वेश्चन दे देगा कि विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेक या निष्ठुर बर्बादी है या किस आंदोलन के लिए कहा गया, तो असहयोग आंदोलन। किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखिए ये तीनों विरोध में थे चुनाव बहिष्कार के। ये इनका कहना था कि गांधी जी ने बिल्कुल असंवैधानिक प्रस्ताव लाया है। जितना असहयोग और खिलाफत को एक साथ चलाने पर आपत्ति कर रहे थे। तो ये सारे लोग थे जो विरोध में खड़े थे। डॉक्टर मुंजे ने तो गांधी जी के खिलाफ निंदा ही पेश कर दी, उनके खिलाफ कि इनको बैन कर देना चाहिए। तो ये सारे विरोधी थे। इस आंदोलन के दौरान कुछ उपाधियां वापस की गई थी जो सरकार के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी को सहयोग करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। गांधी जी ने इसे वापस कर दिया, कैसरे हिंद की उपाधि। और दूसरा, जमुना लाल बजाज ने एक उपाधि वापस की थी, इसे कहते हैं राय बहादुर की उपाधि। तो राय बहादुर की उपाधि को जमुना लाल बजाज ने वापस कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें लक्ष्य क्या था और सफलता क्या मिली। इन दो बिंदुओं को देखते हैं। इस आंदोलन में जो लक्ष्य थे वो थे, दो प्रमुख लक्ष्य थे। वैसे तो बहुत सारे लक्ष्य थे, लेकिन दो प्रमुख लक्ष्य थे। पहला था कि देख सकते हैं हमारे लक्ष्य लिखा है, अंग्रेजी शासन के अंदर या बाहर, यानी कि देश में अंग्रेजी शासन रहे या जाए, लेकिन इसके अंदर अपनी स्वशासन, यानी गवर्नमेंट हमारी हो, सुप्रीम पावर में आप रहिए या जाइए, लेकिन दोनों स्थिति में हमको स्वशासन चाहिए, स्वराज्य चाहिए, अपना शासन चाहिए। तो ये सबसे प्रमुख लक्ष्य था। और गांधी जी ने कहा था कि यदि ईमानदारी से असहयोग आंदोलन को संचालित किया जाता है, असहयोग आंदोलन में ईमानदारी बरती जाती है, तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होगा।
यानी कि ईमानदारी पूर्वक अगर हम असहयोग आंदोलन को चलाते हैं तो 1 वर्ष में हम देश में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। तो ये 2 प्रमुख लक्ष्य थे जो इस आंदोलन के लिए रखे गए थे। अब इस आंदोलन के बाद सफलता किन किन जगह मिली वो देखिए। पहली सफलता तो ये थी कि जनता के मन में जो ब्रिटिश शक्ति का भय था वो खत्म हो गया। इस आंदोलन के बाद जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय खत्म हो गया। पहली बार देश की जनता संगठित हुई, एकत्रित हुई, एक साथ लड़ने के लिए सामने आई। तीसरी सफलता थी कि जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया। जो मॉडर्न पॉलिटिक्स था उसमें जनता की रुचि जागी और अब जनता भूख से तड़प उठी आज़ादी के। अब जनता को लगने लगा कि नहीं, हमें आज़ाद होना है। तो ये 4 बिंदुओं में हम इसकी सफलता को देख सकते हैं कि जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, देश की जनता अब संगठित हो गई थी, आधुनिक राजनीति से वो परिचित हो गई थी आम जनता, और जनता अब आज़ादी चाहती थी। उसकी भूख अब रोटी की थी, साथ साथ आज़ादी की भी हो गई। इन सारी चीज़ों के साथ आंदोलन आगे चल रहा था। इसी बीच एक घटना घटती है जिसे हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। ये घटना 4 फरवरी 1922 को घटी। ये घटना क्या थी जिसने इस घटना ने पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया, आंदोलन बर्बाद हो गया। गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। यहाँ एक थाना था जिसमें कुछ उग्र क्रांतिकारियों ने इस थाने में आग लगा दी और उस समय थाने में मौजूद 21 सिपाही जिंदा आग में जल गए। और इस घटना को जोड़ दिया गया असहयोग आंदोलन से। पूरी जिम्मेदारी गांधी जी पे दे दी गई और मजबूरी में इस आंदोलन को रोकना पड़ा। तो इस घटना के रुकने का कारण था चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन दे देगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पे। चौरी चौरा कांड में कितने सिपाहियों को जिंदा जलाया गया? 21 सिपाही थाने में जिंदा जले थे। अब इसके बाद गांधी जी ने इस घटना से विक्षुब्ध होकर आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। तो 12 फरवरी 1922 को, कब लिया? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही थी बरदौली में, वहां यह निर्णय लिया कि अब असहयोग आंदोलन को हम वापस ले रहे हैं, असहयोग आंदोलन को हम रोक रहे हैं। इसके बाद क्योंकि इस घटना का जिम्मेवार गांधी जी को माना गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति नहीं होगी तो हम आंदोलन का रुख दूसरा करेंगे। तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद इस घटना के लिए लोगों को उकसाने के लिए उनको 6 साल की सजा दी गई। लेकिन गांधी जी की आयु अधिक थी, बहुत सारे बीमारी से पीड़ित थे, तो उनकी बीमारी को देखते हुए उनको 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया, उनको जेल से छोड़ दिया गया। तो आज हमने आपके साथ पूरे असहयोग आंदोलन को बिंदुवार डिस्कस किया, चर्चा किया। आप बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के आप उसको एक क्रम में सजाकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जाते जाते आपको दूंगी और मैं चाहूंगी कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएं। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी कि सही आंसर क्या होगा। हमारा प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है? विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा आंसर होगा, और सही आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाय बाय।